आज हम विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव होता क्या है? ठीक है, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि परिमाण में समान विपरीत प्रकृति के आवेश अत्यल्प दूरी पर स्थित हो। क्या हो? अत्यल्प दूरी पर स्थित हो तो इस तरह का जो निकाय बनता है, इस निकाय को बोलते हैं हम विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, अब हमें विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करना है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, जो विद्युत द्विध्रुव होता है इसकी दो कंडीशनों पर हम क्या निकालते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। पहली तो होती है इसकी अक्ष पर, विद्युत ध्रुव के अक्ष पर, और दूसरी होती है निरक्ष पर। ठीक है, अब अक्ष क्या होता है, निरक्ष क्या होता है? देखिए, यदि मैं इसको सेंटर पॉइंट मान लूँ, इस वाले को ओ पॉइंट मान लूँ, सेंटर मान लूँ इसके, तो इसकी जो क्षैतिज रेखा होती है, ये पूरी जो क्षैतिज रेखा होती है, इसे बोलते हैं हम अक्षीय रेखा। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अक्षीय रेखा। और जो इसका ये इसकी जो लंबवत रेखा हम खींच दें सेंटर पॉइंट से, ये इसकी क्या होती है? निरक्ष रेखा। क्या बोलता है? निरक्षीय रेखा, या इसको हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। ठीक है, अब हम सबसे पहले हम निकालेंगे कि अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके लिए मैं डायग्राम बनाता हूँ, क्योंकि मुझे अक्षीय रेखा पर चाहिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले हम विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। ये पॉजिटिव चार्ज मान लिया, ये नेगेटिव चार्ज मान लिया, ये इसकी बीच की दूरी 2 होती है। ठीक है, उसके बाद ये इसका सेंटर पॉइंट। ठीक है, अब मुझे अक्षीय रेखा पर चाहिए, तो इसकी अक्षीय रेखा को थोड़ा इस तरह से मैं आगे बढ़ा देता हूँ। ये इसकी पूरी कंप्लीट क्या हो गई? अक्षीय रेखा हो चुकी है। ठीक है, कभी भी हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी होती है तो हमें कहीं ना पॉइंट पी मानना पड़ता है। ठीक है, जिस पर हम निकात कर हम अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की गणना कर रहे हैं, तो हम अक्षीय रेखा पर एक पॉइंट पी मानेंगे। हमने इधर पॉइंट 1 मान लिया, आप इधर भी मान सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस पॉइंट के मैंने पी नाम दे दिया। ठीक है, और ये पॉइंट पी इसके केंद्र से, या सॉरी इसके जो सेंटर है उससे कितनी दूरी पर है? r दूरी पर है। ठीक है, और ये भी याद रखना, जहाँ बिंदु P रखते हैं वहाँ पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखते हैं। ठीक है, ये परीक्षण आवेश पर क्या लगेंगे? ये वाला आवेश और ये वाला आवेश क्या लगाएगा? विद्युत क्षेत्र लगाएगा। विद्युत क्षेत्र काम करेगा इन दोनों आवेशों के कारण। तो प्लस वाला आवेश इस पर विद्युत क्षेत्र लगाएगा, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इधर होगी। ठीक है, जिसको हम मान लेते हैं E1 वेक्टर। इधर क्यों हुई? क्योंकि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि जो विद्युत क्षेत्र दिशा होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव, और पॉजिटिव होंगे चार्ज, तो ये देखा जाएगा कि छोटा चार्ज कौन सा है। तो मैं बता देता हूँ आपको, जो परीक्षण आवेश होता है ये बहुत ही छोटा चार्ज होता है इसकी तुलना में, तो विद्युत क्षेत्र दिशा इधर से इधर होगी। ठीक, इसी तरह से जो माइनस चार्ज है इस पर क्या लगाएगा? विद्युत क्षेत्र लगाएगा, तो इसकी दिशा क्या होगी? इसकी दिशा इसके विपरीत होगी। क्यों होगी विपरीत? क्योंकि जो ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज है, ये वाला चार्ज माइनस है, ये वाला चार्ज प्लस, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज अधिक है, इसलिए अधिक से कम की तरफ विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो इसको मानते हैं E2। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि हमें इस बिंदु पर क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र निकालना है। क्या निकालना चाहिए हमें? इसमें कुल विद्युत क्षेत्र चाहिए। क्या चाहिए? कुल विद्युत क्षेत्र। क्या चाहिए? कुल विद्युत क्षेत्र चाहिए। ई की वैल्यू चाहिए हमें। क्या चाहिए? ई की वैल्यू चाहिए। तो ई की वैल्यू निकालने के लिए हमें जितने भी ई दिख रहे हैं सबको सम कर देंगे। ठीक है, अब सम कैसे करेंगे? कैसे नेट विद्युत क्षेत्र निकालेंगे? अब आपको पता है दोनों विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत है, ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है। कभी भी याद रखना, फिजिक्स के अंदर कभी भी कोई भी बल हो, विद्युत क्षेत्र हो, एक दिशा में लगता है तो उसको हम जोड़ देते हैं, विपरीत दिशा में लग देता है तो घटा देते हैं। जब विपरीत दिशा में होते हैं तो घटाते हैं। अब किस में से किसको घटाएंगे? तो याद रखना, बड़ा वाले में से छोटे वाले को घटा देते हैं। अब यहाँ पर बड़ा वाला E2 है या E1 है, या E2 है, हमें नहीं पता, इसका हमें पता करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है जो होता है E=KQ/R²। ठीक है, जो विद्युत क्षेत्र होता है वो किस पर डिपेंड होता है? R² पर। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो E होता है वो समानुपाती होता है 1/R के। क्या होता है? या हम कह सकते हैं कि E व्युत्क्रमानुपाती R²। मतलब कि R ज़्यादा होगी तो विद्युत क्षेत्र कम होगा, R कम होगा तो विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा। तो देखिए, जो ये वाला आवेश है, ये वाला आवेश इसके पास है, ये वाला आवेश के पास है, इसका मतलब क्या है? इसकी जो दूरी है इस वाले आवेश की तुलना में कम है। इसकी दूरी कम है तो ये विद्युत क्षेत्र ज़्यादा लगाएगा। भाई ये कम दूरी तो विद्युत क्षेत्र ज़्यादा लगाएगा, इसकी दूरी ज़्यादा है तो ये विद्युत क्षेत्र कम लगाएगा। क्योंकि ज़्यादा दूरी पर स्थित है तो विद्युत क्षेत्र कम लगेगा, और कम दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज़्यादा लगेगा। तो ये दोनों कम दूरी पर है तो विद्युत क्षेत्र इसके कारण E1 लग रहा था, इसका मतलब E1 ज़्यादा होगा और E2 कम होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइड में कि E1 है वो क्या है? ज़्यादा है E2 से।
ठीक है, E2 का कम है। या वैसे सीधी सी बात ये भी लगा सकते हैं, ये एक धनात्मक चार्ज है, ये ऋणात्मक चार्ज है, धनात्मक चार्ज से विद्युत क्षेत्र ज़्यादा ही लगेगा, ऋणात्मक से कम ही लगेगा, भाई ऋणात्मक है वो, इसलिए इस तरह से हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। इस तरह से हम क्या निकालेंगे, नेट विद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे। ठीक है, एक दिशा में होते तो हम दोनों को जोड़ देते, बट ये क्या है, दोनों विपरीत दिशा में, इसलिए इसको माइनस करेंगे, और माइनस कैसे करेंगे, ज़्यादा वाला में से कम वाला कैंसिल कर देंगे। ठीक है, इसके आगे हम अब नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे।